नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद की स्थिति पर। 5 अगस्त 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन और अनुच्छेद 370 हटाए जाने की खबरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में साल भर पहले भी थी और अभी भी सुर्खियों में है। अब समय आ गया है इस पर क्या खोया क्या पाया का हिसाब लगाने का। धारा 370 हटाते हुए सरकार ने जो भावनाएं व्यक्त की थी, क्या वह पूरी हो पाई? क्या लोगों को वह सब सुविधाएं मिल रही हैं जो अनुच्छेद 370 के रहते थी, या उन्हें कुछ ज़्यादा मिल रहा है? इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कोई ब्लूप्रिंट भी है कि नहीं? आइए इसका मूल्यांकन करते हैं। कश्मीर में लंबे समय से चल रहे आर्म्ड स्ट्रगल में हज़ारों लोगों के ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न किए। कश्मीर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। दोनों देशों ने घाटी पर 4 युद्ध लड़े हैं। उग्रवाद ने राज्य के सामान्य कामकाज को बर्बाद कर दिया है और नई दिल्ली को जम्मू और कश्मीर को डिस्टर्ब एरिया के रूप में अधिसूचित करने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पर अप्सा और पीएसए जैसे कंट्रोवर्शियल पर लॉफुल लॉ को लागू किया गया शांति बनाए रखने के लिए। हालांकि नई दिल्ली ने कभी कभी पाकिस्तान और यहाँ तक कि कश्मीरियों तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद की किरण कश्मीर की घाटी में अधिक समय नहीं टिक पाई। सरकार चाहती थी कि कश्मीरी पंडित अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में बस जाएं। ना तो वह वापस गए, ना ही उनको घाटी में बसाने की कोई योजना को सरकार मूर्त रूप दे पाई। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में धारा 370 के हटाए जाने के बाद भी भारी गिरावट देखी गई है। संचार नाकाबंदी, कर्फ्यू और उग्रवादी खतरों के कारण पिछले 5 महीने में अकेले कश्मीर की अर्थव्यवस्था 90,000 करोड़ से भी अधिक नुकसान में रही। हस्तकला, पर्यटन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरियां गई। बागवानी क्षेत्र में मार्केटिंग का संकट बना। पर्यटन जर्जर स्थिति में है और इंटरनेट नाकेबंदी के कारण छात्र पीड़ित हैं। यह पिछले 70 वर्षों में पहली बार है कि ग्रामीण कश्मीर आर्थिक मंदी का एक बड़ा हिस्सा बना है। कश्मीर में सेब उद्योग, जिसकी कीमत लगभग 80 बिलियन है, जो जम्मू कश्मीर के सकल घरेलू उत्पादन का 8% योगदान देता है, सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। केंद्र सरकार ने जब तक नेफेड को इस फसल को खरीदने के लिए भेजा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों से लोकतंत्र के नाम पर चल रहे फ्यूडल गवर्नमेंट का एक दिन बिखरना तय था। अनुच्छेद 370 के ख़त्म होने से यह काम जल्दी हो गया। पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर प्रशासन को संभाल रहे सुब्रमण्यम मुख्य सचिव ने राज्य के विकास के नाम पर कागज़ों पर चल रही स्कीमों और धनराशि के गलत इस्तेमाल की तुलना पॉन्जी स्कीम्स से की, जिसका उद्देश्य सरकारी धन को कुछ परिवारों के निजी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराना था। राज्य के 20 से 25 परिवार सालों साल इसका फ़ायदा उठा रहे थे। तत्कालीन उपराज्यपाल मुर्मू तथा उसके अधिकारीगण कभी भी नहीं समझ पाए कि कश्मीर की स्थायी शांति और विकास के लिए राजनीतिक निर्णय कितने ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से अब पीएसए में गिरफ्तार किए गए राजनीतिज्ञों को अब धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, पर अभी भी महबूबा मुफ्ती हिरासत में हैं। वहीं सैफुद्दीन सोज जैसे सैकड़ों राजनीतिक बंदी पुलिस की निगरानी में अपने अपने घरों में कैद हैं। राजनीति और जम्मू कश्मीर पर विशेष रूप से निगाह रखने वाले सीनियर पत्रकार अनिल आनंद, जो जम्मू के ही रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे लिए 370 के 1 साल पूरे होने पर विस्तार में एक रिपोर्ट भेजी। 2G स्पीड की वजह से जिसको हम तक भेजने के लिए उन्हें कई घंटों तक संघर्ष करना पड़ा। आइए सुनते हैं उनकी रिपोर्ट। हालांकि मेरा मानना है कि 1 साल का समय बहुत कम है ये सारे गोल अचीव करने के लिए,
लेकिन सरकार की मंशा उजागर करने और एक ब्लूप्रिंट सामने लाने के लिए बहुत कम समय नहीं है। मेरी मुराद एक प्रॉपर माहौल बनाने का को लेकर है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। ये शायद अभी तक नहीं हो पाया है। राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्णतः एक किस्म का विराम लगा हुआ है। केवल सत्ताधारी दल और उनके सहयोगी वही खुल के राजनीति कर पा रहे हैं। विपक्षी दलों के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश नजर आता है, वो खुल के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। और इस अंकुश का एक जीता जाता लेटेस्ट जो एग्जाम्पल था वो था पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा कन्वीन्ड अपोजिशन पार्टीज की एक मीटिंग 5 अगस्त को ही, लेकिन ये मीटिंग नहीं होने दी गई। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि पॉलिटिकल माहौल कैसा है। हालांकि एक ये भी जस्टिफिकेशन दी गई थी कि अच्छा पॉलिटिकल माहौल बनाने के लिए, एक स्वच्छ पॉलिटिकल माहौल बनाने के लिए और एक अच्छी सरकार, अच्छा चुनाव करवा के एक अच्छी सरकार अमल में लाने के लिए 370 का हटाना ज़रूरी। हालांकि बहुत अचानक लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू साहब को चेंज किया गया। अच्छी सिल्वर लाइनिंग ये हुई कि एक पॉलिटिकल आदमी को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया। मनोज सिन्हा जी जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, एक यूथ लीडर भी रहे हैं बहुत बड़े। अब कहीं ये उम्मीद जगी है कि शायद लोगों की वो शिकायत के सरकार तक वो अपनी बातें नहीं पहुंचा पाते, मिलना नहीं हो पाता है, एक बहुत बड़ा गैप है, शायद उसकी पूर्ति हो। लेकिन ये बहुत बड़ा काम होगा सिन्हा जी के लिए भी कि पूरा इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को किस तरह से वो भेद पाते हैं, किस तरह से वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की प्रथा को शुरू कर सकते हैं। और इसमें यह भी इम्पोर्टेंट होगा देखना कि उनको कितनी ज़्यादा एल्बो स्पेस केंद्र सरकार की ओर से मिलती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जाहिर है, जिस तरह से 1 साल का तजर्बा भी रहा है, कि केंद्र का और गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप तो बिल्कुल जरूर रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने एक पॉलिटिकल आदमी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा है तो लोगों की अब ये उम्मीदें हैं कि शायद वो पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ भी बढ़ें, शायद वो लोगों की ग्रीवांसेस को एड्रेस करें जो अभी तक नहीं हो पा रही थी। तो कुल मिला के ये कहना कि 1 साल में कुछ बहुत इनकरेजिंग तस्वीर सामने नजर आई है आर्टिकल 370 हटकर और यूनियन टेरिटरी बनकर, वो ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा एक जो लोगों में नया एक खदशा पैदा हो गया, खासकर जम्मू में, जो कि आज की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ भी माना जाता है, वो खदशा ये है कि अच्छा अब रियलाइजेशन लोगों में ये हो रही है कि हमको डिमोट किया गया है। एक राज्य था, राज्य को बना के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और उस यूनियन टेरिटरी के हिसाब से जो कदम अब उठाए जा रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे या दूसरे मुद्दों पे, वो कहीं ना कहीं लोगों को चुभते नजर आ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जब कंपैरिजन हो रहा है स्टेटहुड और यूनियन टेरिटरी के बीच में, तो कहीं ना कहीं अब लोग इस चीज़ की डिमांड जो है वो, जैसे कहा जाता है, सिमरिंग है कि स्टेटहुड वापस दिया जाए। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स ने स्वयं पिछले कुछ सप्ताहों में, कुछ महीनों में कहा है कि राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, दिया जाएगा। तो ये समझने की बात है कि डिमोशन को किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। यदि मूलभूत कार्य ही नहीं हुए, लोगों के मूलभूत जो अपेक्षाएं थी वही पूर्ण नहीं हुई, तो ये सब कैसे चलेगा। मुझे लगता है इस पे बहुत सीरियस सोच करने की ज़रूरत है, केंद्रीय सरकार को भी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पॉलिटिकल सिस्टम को भी। धन्यवाद। 370 हटाने के बाद राज्य के राजनीतिज्ञ और प्रशासन जनता से लगातार दूरी बनाए हुए हैं, जिसके चलते संवादहीनता ये दर्शाती है कि उनके द्वारा किसी भी कार्य में अब उनकी कोई रुचि नहीं है। दुनिया जब 5G की उमंगों को लेकर जोरदार तैयारी कर रही है, वहीं संचार नाकाबंदी के चलते जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के अधिकतर योजनाएं जो डिजिटल इंडिया से चल रही हैं, और वहीं राज्य में इंटरनेट की स्पीड 2G पर चल रही है, इसलिए ना तो यह योजनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं और ना ही जनता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खरीदारी कर रही है। और तो और डबल लॉकडाउन के चलते छात्र भी अपने रोज़मर्रा की क्लास और अन्य गतिविधियों से अलग हैं, अतः अब उनमें आशा घोर निराशा में बदल गई है, क्योंकि ना तो वह घर से निकल पा रहे हैं और ना ही पढ़ पा रहे हैं, ना ही उनकी शारीरिक रूप से कोई एक्टिविटी है। अतः इनका किन ताकतों की तरफ कब झुकाव होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। MM अंसारी जो शिक्षाविद और इकोनॉमिस्ट हैं, कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं
और 2010-11 में जब केंद्र सरकार ने 3 वार्ताकारों का एक पैनल बनाया था, उसके एक सदस्य थे। उनसे इस बारे में हुई बातचीत आइए सुनते हैं। इस सिलसिले में 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि वादा तो निभाया। बीजेपी सरकार ने हमेशा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि वो जब वो पावर में आएंगे तो आर्टिकल 370 को वो एब्रोगेट करेंगे, वो हटा देंगे, जो सरकार ने किया। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से किया उसके ऊपर जाहिर है कि कुछ लोगों में इसका एक एतराज़ ज़रूर हुआ कि हमने डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं किया, कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और जिसकी वजह से देखा ये गया कि कश्मीर में भी लोग थोड़े से नाराज़ हुए, और इसके बाद जो हमारी जो इंटरनेशनल जो है वो टेंशन भी बढ़ गई, इसलिए कि कश्मीर जिसको हम कहते हैं उसका एक हिस्सा चाइना के कब्ज़े में है 60 सालों से, और दूसरा एक हिस्सा पीओके जिसको हम कहते हैं वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और शुरू से ही रहा है जब से एक्सेशन हुआ। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये एब्रोगेट किया तो उसमें 2 बड़े वादे किए गए। पहली बात तो ये कहा गया कि विकास होगा, इसलिए कि तमाम जो सेंट्रल लॉज हैं, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, वहाँ पे बहुत ही प्रभावी तरीके से वहाँ पे लागू होंगी। और दूसरा ये कहा कि वहाँ पे जो मिलिटेंसी है और जो इंसर्जेंसी है वो उसमें कमी आई। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम डेवलपमेंट के नज़रिए से हम बात करें तो देखा ये गया है कि शुरू में जब अगस्त में 5 अगस्त को जब एब्रोगेट हुआ तो 5 महीने तक जो है वो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन रहा, और वहाँ पे कोई सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई। वो तमाम स्कूल बंद रहे, मार्केट्स बंद रहे, और फिर इसके बाद जब ये कोविड थ्रेट आया तो उसके बाद फिर वो डबल लॉकडाउन में चला गया। तो देखा ये गया कि अगर विकास के नज़रिए से अगर आप देखना चाहें तो कश्मीर में कोई भी किसी भी तरह की इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ नहीं हुई। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बंद रहे, 1 साल से वो बंद हैं। दूसरा ये कि कश्मीर की जो इकॉनमी है वो टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है, तो जाहिर है कि वहाँ टूरिज़्म का बढ़ावा नहीं हुआ, बल्कि वहाँ टूरिज़्म तकरीबन पूरी ख़त्म हो गई। तो जाहिर है कि लोगों की आमदनी नहीं हुई, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हो रहा है वो सरकार जो है वहाँ पे राशन पानी जो है वो पहुँचाने का पूरा काम कर रही है। तो ये काम तो हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि तमाम जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो चली गई, जो लर्निंग टीचिंग की जो वो ऑप्शंस हैं वो चले गए। दूसरा ये कि छोटी मोटी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो हो रही थी वो भी वहाँ पे नहीं हो पा रही, इसलिए कि वहाँ पे 4G की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि वहाँ पे वार लाइक सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसलिए वहाँ पे इसको बहाल नहीं किया जा सकता, और जितनी भी ऑनलाइन ऑर्डर्स होती हैं, डिलीवरी होती हैं, या बच्चे जो ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें नहीं हुई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो विकास और डेवलपमेंट के नाम से जो सरकार ने वादे किए, उसके ऊपर ये डबल लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, और पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि इकॉनमी पर असर हुआ है, और इसका असर कश्मीर में कहीं बहुत ज़्यादा हो गया। तीसरी जो बात जो सरकार ने कही, और वो ये कि मिलिटेंसी कम होगी, और इस वजह से कम होगी कि वहाँ पे जो तमाम जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो पूरी सेंटर के हाथ में आ जाएगी। यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टली इंटेलिजेंस इनपुट्स को मॉनिटर करेगी, एनालाइज करेगी, और वहाँ पे जितनी भी जो मिलिटेंसी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसको कंट्रोल करेगी। तो देखा ये गया है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि मिलिटेंसी कम हुई है, बेशक कम हुई होगी इसलिए कि वहाँ डबल लॉकडाउन है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 1 सालों में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, बल्कि एक मैं कहूँगा कि एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने ये कुछ आंकड़े दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि जनवरी से, इस साल की सिर्फ बात है कि 2020 में जनवरी से लेकर जून तक 229 लोगों की जान गई है, जिसमें 54 जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स हैं, 32 जो है सिविलियंस हैं, और 154 जो है वो मिलिटेंट्स हैं। तो यहाँ एक बात तो खैर समझने की बात है कि मिलिटेंसी एक हद तक कम हुई है, तो उसका अब श्रेय जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है या डबल लॉकडाउन को जाता है, अब ये तमाम चीज़ें देखनी। एक जो सबसे बड़ी जो बात जो चिंता की है वो ये है कि कश्मीर और कश्मीरियों को जब तक हम अपने
साथ नहीं लेकर के चलेंगे और हम अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि कश्मीर की प्रॉब्लम्स, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे मिलिटेंसी से रिलेटेड हो, वहाँ पे पीस ले आने में शायद बहुत दुश्वारी होगी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को धारा 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह मनाई जा रही थी, पर जनता से संवादहीनता के चलते केंद्र सरकार ने XIS गिरीश चंद्र मुर्मू को इस्तीफ़ा दिलवाकर केंद्र में CAG की पोस्ट पर नियुक्त किया और 61 साल के मनोज सिन्हा को, जो 1982 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और पूर्व में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, इनका तब से जनता में गहरा लगाव और उनके प्रति जवाबदेही का व्यवहार रहा है। इसके चलते उन्हें जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में भेजा गया। यह बदलाव एक दिन पहले या 2 दिन बाद हो सकता था, पर 5 अगस्त को ही लेफ्टिनेंट गवर्नर बदलने की राजनीति पर सरकार क्या संकेत दे रही है, हमें इसका इंतज़ार करना होगा। राज्य का दर्जा खोने के बाद जम्मू कश्मीर में यह बात बहुत ज़ोरों से उठ रही है कि हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। इसमें सभी राजनीतिक दल और भाजपा के लोग भी उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आने के बाद यह महसूस हो रहा है कि अब पॉलिटिकल बातचीत का रास्ता खुलेगा ताकि संवादहीनता और जमी हुई बर्फ पिघले। दूसरा, केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख हर वर्ष 5 से 6 महीने के लिए देश से कट जाता है और इससे चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। हालात मुश्किल होते हैं और कुछ जगहों पर तो लोग -32 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहते हैं। यह सब बातें श्रीनगर और दिल्ली में बैठकर समझना बड़ा मुश्किल होता है। लद्दाख को स्वायत्तता तो दी गई पर विधायकी नहीं दी गई। इस बात पर लोगों में रोष है और वह कहते हैं यहाँ भी सरकार विधानसभा का गठन कराए। जम्मू कश्मीर की 60% ज़मीन लद्दाख में है, लेकिन कश्मीर घाटी के 15% ज़मीन के पर राज करने वाले लद्दाख का वर्तमान और भविष्य तय करते थे। हर मंच पर वह लोग ही हमारा प्रतिनिधित्व करते थे। यह एक अन्याय था। यह यहाँ के लोगों के लिए अपमान की तरह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा दी और फिर से लद्दाख के साथ पक्षपात किया गया। इसलिए हमें विधानसभा चाहिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम संघर्ष करेंगे। अधिकतर लोगों ने इस तरह के विचार हमें बातचीत के दौरान दिए। दूसरी ओर चीन के बढ़ते प्रभाव से जहां गृह और रक्षा मंत्रालय अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, वहीं लद्दाख के लोग चाहते हैं यहां से चीन हटे ताकि वह शांति में ज़िंदगी को जी पाएँ और आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा और रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवा पाएँ। इस बारे में हमारे संवाददाता ने यह जानना चाहा कि पहली वर्षगांठ तक लद्दाख में क्या उपलब्धियां थी। आइए उसको सुनते हैं। मैं फुनसो वांगचुक नुब्रा पानामिक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट से बोल रहा हूँ। तो हमारे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलके अभी 1 साल कल 5 अगस्त से हो गया है। तो इसमें हमारे लद्दाख के जो आवाम है, जो 70 साल से उनका एक धीरीना मांग था, वो पूरा हो गया। तो उस पे लोग बहुत खुश हुए। तो यूटी बनने के बाद जो तरक्याती कामों में हमें तेज़ी देखने को मिलती है, जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज़ होता था, पहले जम्मू कश्मीर से हो के आता था तो बिल्कुल कम ही यहाँ पे बजट आ जाता था। लेकिन अभी जितने भी जो लद्दाख के तरक्याती काम के लिए जो बजट रिलीज़ हो रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है और आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि लद्दाख दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। लेकिन साथ ही साथ शेड्यूल 6 के ना होने से यहाँ के जो पढ़े लिखे जवान हैं, जो आजकल हज़ारों की संख्या में बेकार पड़े हुए हैं, उनके नौकरी के बारे में लोगों को थोड़ी सी खदशा है। क्योंकि हाल ही में जो हमारे जो गवर्नर साहब के जो सेक्रेटरीट में दूसरे जगहों से कई 100 जो मुलाजिम तैनात किए गए हैं, इससे लोगों को थोड़ी सी परेशानी ज़रूर महसूस होती है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यूनियन टेरिटरी बनने के बाद दूसरी जगहों से जो हाई लेवल के पोस्ट नहीं आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट है, छोटे मुलाजिम है, देवर है, चपरासी है, पटवारी है, क्लर्क लाइन है, टीचर्स है, वो तो यहाँ पे कम से कम अभी आज इस मौके पर लद्दाख के 20,000 जवान जो है पढ़े लिखे अभी इस वक्त मौजूद है। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि शेड्यूल 6 यहाँ को दर्जा मिले, और साथ ही साथ जो यहाँ की जो पसमानदगी को देखकर, यहाँ की जो लोगों की ख्वाहिशात को देख के, तो उसकी तरफ तवज्जो देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो लद्दाख जो है तरक्की की राह पे गुमजान होगा, और साथ ही साथ जो यहाँ के जो आवाम है 1947 से आज तक जितने भी जंगें हुई हैं हमारे दुश्मनों के साथ, तो इस शाना बशाना फ़ौज के हमने उनके साथ काम किया है, और आने वाले समय में भी हम उससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए तैयार है, यही मैं कहना चाहूँगा। अधिकतर बौद्ध आबादी वाले क्षेत्र लेह में लोगों की पहली साझी प्रतिक्रिया इस फैसले के स्वागत की ही दिखती है। देहचिन लेह के मुख्य बाज़ार में सब्जियां बेचती है, उसके खेत यहाँ से 10 से 15 मिनट की दूरी पर हैं। वो नहीं जानती कि यूटी मिलने से उसकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, पर कहती है इससे उनका परिवार और आसपास के लोग बहुत खुश हैं। और टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने हमें कहा, पहले हम लोग जम्मू कश्मीर के नीचे बैठता था, अब हम अपनी मर्ज़ी का खुद मालिक हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों से बात करते हुए हम इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि अभी केंद्र सरकार को डबल लॉकडाउन के बाद इन लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए उनसे राजनीतिक व आर्थिक रूप से सतत संवाद रखना पड़ेगा, और राज्य की उठती मांग पर पॉजिटिव आई रखनी होगी। अगर उनके विचार पॉजिटिव नहीं हुए तो फिर से यहाँ एक विस्फोटक स्थिति हो सकती है। साथियों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।